हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आधुनिक भारत के इतिहास की डेली क्विज सीरीज की शुरुआत की है। अपने इस डेली क्विज सीरीज के अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 6 पार्ट आ चुके हैं। उम्मीद है कि आपने उन 6 पार्ट को कवर किया होगा। जैसा कि आप जानते भी हैं कि टॉपिक 1 के अंतर्गत हमारे 5 पार्ट थे और टॉपिक 2 के अंतर्गत हमें 4 पार्ट कवर करने हैं। यानी कि ये जो 6 नंबर पार्ट है ये टॉपिक नंबर 2 का दूसरा पार्ट है। अगर आप इस क्लास को ऐप में देख रहे हैं तो ऐप में आपको टॉपिक नंबर 2 के सेकेंड पार्ट के रूप में दिखेगी, और यदि आप इस क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ये आपको पार्ट नंबर 7 के रूप में दिखेगी। तो बिना देरी के हम अपनी क्लास की आज की शुरुआत करते हैं ताकि आप में से किसी बच्चे का समय व्यर्थ ना हो। तो आज की क्लास के अंतर्गत जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के किन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार प्राप्त हुआ। आपको पीछे की क्लास में हमने ये चीज़ बताई भी थी, ठीक है, फैक्ट के रूप में। लेकिन हम यहाँ पे एक नई चीज़ आपको आज सिखाएंगे कि आप पढ़ते तो हैं लेकिन आप उस चीज़ का अर्थ नहीं समझ पाते, ठीक है। तो पीछे की क्लास को आप रिमाइंड करते हुए इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं, ठीक है। और आपको पता भी चल गया होगा कि हाँ, कि कहाँ कहाँ पर उनको मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार प्राप्त हुआ। निर्विवाद का मतलब है कि जहाँ पर कोई विवाद नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मतलब एक सहमति से दिया गया, ये नहीं कि उन्होंने ज़बरदस्ती छीन लिया, ठीक है। तो कहाँ कहाँ उनको मिला? बंगाल में, उड़ीसा में, अवध में, संयुक्त प्रांत में, कहाँ कहाँ मिला? तो आपको ही पता है कि 3 जगह पे मिला था। एक बंगाल, दूसरा बिहार और तीसरा उड़ीसा, ठीक है। 3 जगह पे मिला था। तो बंगाल ऑप्शन में है तो ए सही हो गया, ठीक है, ये हमारा कट हो गया, ठीक है। उड़ीसा है यहाँ पे, ठीक है, उड़ीसा है तो दूसरा भी हमारा सही हो गया। यहाँ दूसरा है नहीं तो इसको हम कट कर देंगे। अवध यहाँ पे दिया, अवध का कोई संबंध नहीं तो ये हमारा ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। अब अगर ऑप्शन आपको दे देता कि केवल 1 युग्म सही, केवल 2 युग्म सही, केवल 3 युग्म सही, और यहाँ पे दे देता नन ऑफ द एबव, सॉरी, चारों युग्म सही, तो आप बता देते कि सर अवध का तो जिक्र है नहीं तो ये ऑटोमेटिक कट जाता। सर संयुक्त प्रांत का जिक्र है नहीं, ये ऑटोमेटिक कट जाता। आपके केवल 1 और 2 बचते तो यहाँ पे 2 युग्म सही हो जाते। क्लियर हो गई इतनी बात? नहीं, ये बात तो आपको क्लियर हो गई। लेकिन अब आप में से कई बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा होगा, कुछ के मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे लाइन ही गलत लिखी है। और अगर यहाँ पे ये लाइन गलत नहीं लिखी है तो पीछे की क्लास में पार्ट 6 में आपने गलत पढ़ा दिया हमको, है ना। क्या पढ़ा दिया? आपने देखा होगा कि जब हमने पीछे की क्लास में बक्सर के युद्ध वाला क्वेश्चन कराया था, पहला क्वेश्चन जो कराया था, तो वहाँ पर हमने आपको ये चीज़ बताई थी कि बक्सर की विजय के बाद कंपनी को बंगाल, ठीक है, बिहार और उड़ीसा की क्या मिल गई थी? दीवानी। क्लियर हो गई बातें? तो यहाँ शब्दों को समझिए। प्लासी की लड़ाई में क्या मिला? प्लासी की लड़ाई में मुक्त व्यापार का अधिकार मिला। मतलब प्लासी की लड़ाई ने एक तरीके से फाउंडेशन दिया। अंग्रेजों ने, देखो अंग्रेजों की एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अंग्रेज ये समझो आजकल के जो नए नवेले प्यार में पड़ने वाले लड़के लड़कियां नहीं होते हैं, बिल्कुल वही थे। मतलब अंग्रेज पहले दिन ही नहीं कहते थे कि यार हमको ना तुम्हारे साथ शादी करनी है या हम तुमको मार के काट के फेंक देंगे, है ना, ऐसा नहीं होता है। पहले दिन बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें और अपने आप को हैंडसम, बिल्कुल कि यार हमसे बड़ा सीधा तो धरती में कोई नहीं है, ठीक, ऐसे बन के दिखाते थे। वही चीज़ अंग्रेज़ों में भी थी कि अंग्रेज पहले बताएंगे अरे भैया हम तो व्यापार करने के लिए आए हैं, बाबूजी बस हमको तुम मुक्त व्यापार की बात दे दो। अब एक बात बताओ, अगर प्लासी के युद्ध में, ठीक है, विजय के बाद अगर ये मुक्त व्यापार की डिमांड ना करते अंग्रेज और सीधे सीधे कह देते कि हमको दीवानी दे दो, तो चाहे वो मीर कासिम हो चाहे मीर जाफ़र हो, दोनों के दोनों कहते भैया अंग्रेज तुम जाओ, इससे अच्छा हमारा सिराजुद्दौला नवाब ही ठीक है, ठीक। लेकिन अंग्रेजों ने चालाकी की, उन्होंने कहा यार एकदम से कुछ मत मांगो, छोटी छोटी चीज़ें मांगो। तो इसीलिए उन्होंने मीर जाफ़र से कहा कि बाबू प्लासी जीतने के बाद तुम हमको मुक्त व्यापार का अधिकार दे देना। तो उन्होंने कहा ठीक है दे देंगे अधिकार। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अधिकार मिल गया था व्यापार करने का, मतलब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, एक तरीके से किसी प्रकार की दस्तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रेवेन्यू नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, या कह सकते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। क्लियर? लेकिन जब प्लासी विजय के बाद जब बक्सर को जीत लेते हैं
तो अंग्रेजों को पता चलता है कि अब यहाँ पर तो कोई है भी नहीं आसपास, ठीक है। और बक्सर ने क्या किया था, बक्सर ने एक गठजोड़ था, गठजोड़ का मतलब शुजाउद्दौला का अवध के नवाब का, मीर कासिम का बंगाल के नवाब का, और शाह आलम द्वितीय का। शाह आलम द्वितीय कौन था, मुगल सम्राट, भले ही सिंबॉलिक था लेकिन था तो। शाह आलम द्वितीय से क्या ले लेते हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी। ध्यान रखना कि ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा का मुक्त व्यापार लिया था बंगाल के नवाब से, लेकिन दीवानी का अधिकार किससे लिया, मुगल बादशाह से। अब मुगल बादशाह से ये अधिकार क्यों लिया, ये आपको ऑप्शनल में मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ बता दे रहा हूँ क्योंकि मुगल बादशाह ने अगर अधिकार दिया है तो जनता अगर विद्रोह करेगी कि अंग्रेज बाबू तुम तो दीवानी का अधिकार ले लिए, तो अंग्रेज क्या कहेंगे, भैया हम कहाँ लिए थे, हमको तो मुगल बादशाह ने आकर दिया था। चाहे आप पूछ लो, मुगल बादशाह क्या कहेगा, हाँ हाँ हमने दिया है। तो प्रजा क्या समझेगी कि मुगल बादशाह का ऊपर से नियंत्रण है। जैसे छोटी सी बात, आज के टाइम पे प्रधानमंत्री मोदी जी, सबको पता है किसका काम करते हैं, अंबानी और अडानी का, ठीक है, सबको पता है। अब अगर डायरेक्ट अडानी या डायरेक्ट अंबानी अपने बेटों को पॉलिटिक्स में एनरोल कर दें तो सबको ही समझ जाएगा ना कि यार ये तो पॉलिसीज इन्हीं के अकॉर्डिंग बन रही। इसलिए इन्होंने डायरेक्ट इन्वॉल्व ना करके पीएम को बैठा दिया या अन्य नेताओं को बैठा दिया, ठीक है, मीडिया को परचेज कर लिया। तो वही अंग्रेजों ने किया था। तो बक्सर में रेवेन्यू का राइट मिला और प्लासी में उनको सिर्फ फ्री ट्रेड करने का राइट, इसमें रेवेन्यू का राइट नहीं था। तो ये डिफरेंस याद रखना कि प्लासी के बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्या मतलब है और बक्सर के बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्या मतलब। क्लियर हो गई बातें, हाँ सर क्लियर हो गई। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, ये यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है ना, लेकिन मैं चाहूँगा आप इसको उस तरीके से मत सॉल्व करिए, फैक्ट के रूप में मत सॉल्व करिए, ठीक है। आप इसको एलिमिनेट करके सॉल्व करिए, ठीक है, कि 1764 के बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किन शासकों का गठजोड़ था। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या मीर जाफ़र इस गठजोड़ में था? नहीं बाबूजी, मीर जाफ़र कोई हटा के तो मीर कासिम बना था। तो जब मीर जाफ़र होगा नहीं तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया ना, हाँ गलत हो गया। अब बताओ क्या मीर कासिम था? जी हाँ मीर कासिम था। शुजाउद्दौला था। शाह आलम द्वितीय? जी हाँ था। मतलब बी तो हमारा सही लग रहा है। फिर भी हम नीचे के देखेंगे। क्या सिराजुद्दौला था? सिराजुद्दौला तो साहब पहले ही प्लासी में जा चुका है। अलीवर्दी खां था? वो तो सिराजुद्दौला के पहले जा चुका था। शाह आलम द्वितीय था? ये था। तो जब इसमें शामिल ही नहीं तो ये कट भी जाएगा, ठीक। सिराजुद्दौला बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लासी से रिलेटेड था। शुजाउद्दौला ये था। निजामुद्दौला ये नहीं था भाई। ऐसे एलिमिनेट करो तब आप सही आंसर पे पहुंच जाओगे कि हाँ बी आंसर हमारा सही है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बंगाल के नवाबों का क्रम क्या था। तो ध्यान रखना अलीवर्दी खां हमेशा पहले आएगा सिराजुद्दौला के, अलीवर्दी के बाद आएगा सिराजुद्दौला, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और अलीवर्दी के पहले कौन आएगा? मुर्शीद कुली खां। ये क्वेश्चन आगे मैं आपको कराऊंगा वैसे, ठीक है। मुर्शीद कुली खां, ठीक, 1707 के बाद जब वो इंडिपेंडेंस रूप से वो कर लेता तो मुर्शीद कुली खां पहले, उसके बाद कौन आया? अलीवर्दी खां, ठीक है। उसके बाद कौन आया? सिराजुद्दौला। उसके बाद कौन आया? मीर जाफ़र। फिर कौन आया? मीर कासिम, ठीक। तो ऐसे सीक्वेंस आपको याद रखना। और मीर कासिम के बाद फिर कौन आता है? फिर मीर जाफ़र आता है, ठीक है। हाथ जोड़ के चला जाता है, बाबूजी अच्छा हम जान गए कि तुम कितने अच्छे हो, है ना। जैसे आजकल के नेता है ना, गाली देंगे फिर उसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, धुल जाएंगे वॉशिंग मशीन से, ठीक है। इतनी बातें। तो दूसरा क्वेश्चन आपका सिंपल था, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो। पीछे की क्लास में हमने आपको मराठा का क्वेश्चन पढ़ाया था, ये मैसूर का क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे क्या, जो मैंने आपको पहली या शायद दूसरी क्लास में पढ़ाया था जब यूरोपियों के आगमन को लेकर पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? कोरोमंडल तट को लेकर और मालाबार को लेकर। याद करो वो चीज़ मैंने बताई थी कि कोरोमंडल में तो अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था लेकिन मालाबार खाली था, ठीक है। और वही क्वेश्चन यहाँ पर है। देखो मेरा, आप लोगों को हो सकता है लगता होगा यार ये कुछ ऐसे ही उठा के कहीं से बना दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा मुझे बनाना होता तो मुझे धिक्कार है अपनी आपको तैयारी कराने में। मैं अगर ये सीना ठोक के बोलता हूँ ना कि इन्हीं कुछ से क्वेश्चन आएगा और कुछ की सीरीज करते करते ही मैं आपको सब कुछ रटवा दूंगा, तो वो रीज़न यही है कि हर एक कुछ चुन कर मैं बनाता हूँ
कि आज अगर हमने पार्ट 1 में कुछ कराया है तो क्या पार्ट 10 आने से पहले कुछ रिवाइज होगा। और जो क्विज यहाँ करा रहा होता हूँ और नेक्स्ट जो आगे आने वाले होते हैं किसी पार्ट में, उनकी हिंट यहाँ देता जाता हूँ। इसी को बोलते हैं हुकिंग टैग सिस्टम। और भारत के किसी भी अध्यापक के आप वीडियो उठाकर देख लेना, किसी भी अध्यापक के जरिए हुकिंग टैग सिस्टम पे नहीं कराई जाती है पढ़ाई। ये मैं सीना ठोक के कहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना, भले कोई बेस्ट टीचर होगा लेकिन हुकिंग टैग सिस्टम उसको नहीं आता है। क्योंकि वो क्या करता है, स्लाइड देखता है और अपना वो कर रहा है। और ये कुछ मैं खुद बनाता हूँ, ये सारे के सारे टाइप करना मेरा काम है। इसीलिए कुछ वही बनते हैं जो नेक्स्ट आने वाले हों। ठीक है, ऐसे बनाना हो तो कोई भी उठा के बना दो कुछ। ठीक है, खैर देखो, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में मैंने आपको पीछे की क्लास में बताया है कि मराठा युद्ध कितने हुए थे, टोटल 3 हुए थे, और मैसूर कितने हुए थे, 4 हुए थे। ठीक है, तो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात है। आपको स्टोरी पता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना। आपको पढ़ाया है कि मद्रास की संधि क्या थी, मैंगलोर की संधि क्या है, और आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि क्या है। याद आ रही हैं चीज़ें? हाँ सर याद आ रही। तो अब भाई साहब कमेंट करके बता दो कि मद्रास की संधि या मैंगलोर की संधि या श्रीरंगपट्टनम की संधि किस किस मैसूर युद्ध से रिलेटेड है। मतलब क्या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई, द्वितीय में कौन सी हुई और तृतीय में कौन सी हुई। ठीक, तो क्वेश्चन देखो। खैर क्वेश्चन कह रहा है पहली लाइन कि अंग्रेजों का मराठों एवं निजाम के साथ में मिलकर त्रिगुट का निर्माण करना। आपको पता होना चाहिए कि ये कोई एक कारण नहीं था। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कोई एक कारण नहीं था कि अंग्रेजों का मराठों और निजाम के साथ में मिलकर त्रिगुट का निर्माण करना युद्ध का। तो आप इस कारण को यहाँ से हटा सकते हो, तो पहला ऑप्शन आपका कट गया। अब देखो, ये क्वेश्चन कौन बच्चा कर सकता है? ये क्वेश्चन फैक्ट वाला बच्चा नहीं कर सकता है, और ना ही ये क्वेश्चन स्पेक्ट्रम पढ़ने वाला कर सकता है। मैं फिर से कह दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन केवल फैक्ट वन लाइनर वाला नहीं कर सकता है, ना ही स्पेक्ट्रम पढ़ने वाला कर सकता है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी पढ़ने वाला और ये क्वेश्चन श्री आईएएस एकेडमी के फाउंडेशन जो मॉडर्न इंडिया की क्लास है वो करने वाला ही कर सकता है, या जिसका ऑप्शनल हो या जीएस मेंस में जिसने पढ़ रखा हो। क्योंकि उसी को स्टोरी पता है कि गठजोड़ बने थे, तीनों बार गठजोड़ बने थे। पहले बार में हैदर अली ने समझौता करके किसी तरह से मराठों निजाम को अपने पक्ष में कर लिया, लेकिन दूसरे वाले में क्या हुआ, ऐसा संभव नहीं हो पाया, और तीसरे में तो टीपू कर ही नहीं पाया। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। तो ये यहाँ से कट जाएगा पहला। फिर आता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य युद्ध छिड़ा हुआ था। इंग्लैंड का मतलब ब्रिटेन, तो इंग्लैंड आ जाए, ब्रिटेन आ जाए, ब्रिटिश सरकार आ जाए, अंग्रेज आ जाए, सब एक ही शब्द है। और आपको ये चीज़ मैं बता भी रखा हूँ, पढ़ाया भी था आपको कि 1771 से लेकर 1785 तक वहाँ पे युद्ध ही चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है आज़ादी को लेकर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर पता है कि दूसरी लाइन यहाँ पे सही है, तो दूसरी यहाँ पे सही है। ठीक है, अब दूसरा सही है, देखो बुद्धि लगाओ, दूसरा सही है, चौथा भी यहाँ है, तो तीसरे को ही केवल हमें चेक करना है। तो तीसरे को चेक करो, हैदर अली द्वारा मालाबार तट पर स्थित माहे बंदरगाह को जीतना। आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी हैदर अली के पास मालाबार तट पर जो माहे बंदरगाह वो था, पहले से ही था, लेकिन इसको जीतना कौन चाह रहा था? अंग्रेज। ठीक है, तो अंग्रेज चाह रहे थे कि हैदर अली से हम जो माहे पोर्ट है उसको छीन लें। क्यों? क्योंकि माहे पोर्ट में फ्रांसीसियों का प्रभुत्व था, और हैदर अली और फ्रांसीसी मिलकर ही क्या कर रहे थे? अंग्रेजों की बैंड बजा रहे थे इंडिया में। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि फ्रांसीसी भारत में गठजोड़ कोई बना सके। और आपको पता होना चाहिए यही वो दौर था 1760 के बॉन्डीवॉर्स की लड़ाई के बाद, जब इनको पांडिचेरी तक सीमित कर दिया गया था और कहा गया था कि तुम किसी युद्ध की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। लेकिन जब फ्रांसीसियों ने देखा कि यार हम अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में जाके अमेरिका वालों को आज़ाद करा सकते हैं, ठीक है, तो क्या हम भारत में ये चीज़ नहीं कर सकते? और आपको ये भी पता हो कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हो चुकी थी, तो उसका भी असर भारत में पड़ना था, स्वाभाविक था। तो वही था कि जो इनसे कहा गया था 1760 में फ्रांसीसियों से कि तुम एक सीमा तक सीमित रहो, इन्होंने कहा ना भैया अब हम आज़ाद हैं। तो ये हैदर अली के साथ में मिलके क्या करते हैं? गठजोड़ बनाते हैं। और आपको फिर आगे की स्टोरी पता है कि जैकोबिन क्लब की सदस्यता हासिल करता है, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाता है टीपू, है ना, ये चीज़ें आप पढ़ते हो।
तो खैर ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था, कॉन्सेप्चुअल है और आपको एनसीईआरटी इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा और हमने ऑलरेडी मॉडर्न में आपको पढ़ा रखा है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मेन कारण यहाँ पे ये आता है कि अंग्रेजों द्वारा गुंटूर विजय, तो तीसरा गलत हो जाएगा, तो 2-4 हमारा सही हो जाएगा। तो गुंटूर विजय हेतु अपनी सेना को हैदर अली के क्षेत्र से होकर बिना उसकी अनुमति से भेजना। हुआ क्या था कि जो गुंटूर का क्षेत्र है वहाँ पर क्या था कि हैदर अली की परमिशन के बिना ही अंग्रेज़ों ने अपनी सेना को भेज दिया। जैसे आज भी आप देखते होगे, ठीक है, कि अगर किसी का एयर स्पेस हमें यूज करना है, जैसे मान लो कोई पाकिस्तान से फ़्लाइट आ रही है और अगर उसको इंडिया के एयर स्पेस को यूज करना तो परमिशन पहले लेगी। जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले घटना सुनी होगी, है ना, कि एयरबस कंपनी का जो वेगुला, जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो वो यान है ना, कार्गो वायुयान आप कह सकते हो, ठीक है, उसको बंगाल में उतरना था कलकत्ता में, तो उसने परमिशन मांगी थी, ठीक है। तो यही चीज़ होती है सब में, तो यहाँ पे इन्होंने परमिशन नहीं मांगी, तो ये भी एक कारण था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। बाकी आपसे क्वेश्चन संधि को लेकर आएगा और गवर्नर जनरल को लेकर आएगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन गवर्नर था, ठीक है। तो ये चीज़ मैं गवर्नर की सीरीज में कराऊंगा। देखो बताना चाहूँ तो मैं अभी भी बता सकता हूँ कि वॉरेन हेस्टिंग था, लेकिन क्या फ़ायदा जब मैं आगे कराऊंगा ही, और अभी से दिमाग में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप खुद से एक बार चेक कर लो जाके, ताकि जब मैं उस समय कवर करा रहा हूँ तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक। तो बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, बाकी आप इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वैसे यूपीएससी में आ चुका है और मैंने जब आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ाई है तो वहाँ पे तीनों चीज़ें क्लियर की थी, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा ताकि आपको मॉडर्न इंडिया की क्लास वाली बातें यहाँ रिकॉल हो जाएं। क्या कह रहा है क्वेश्चन है, 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी या द्वैध व्यवस्था के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण, पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण, प्रशासन का दायित्व कंपनी और उसके अधिकारियों पर था, ठीक है। अब आपसे पूछा है तो आपको पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि पूरे के पूरे मॉडर्न इंडिया में, ठीक है, 3 तरह के द्वैध शासन आते हैं, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था 1765 से 1772 के बीच में रहता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंपनी का या कहें बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें रेवेन्यू का जो अधिकार है, मतलब दीवानी और निजामत, ठीक है, ये दोनों अलग अलग कर दिए जाते हैं। निजामत का मतलब होता है प्रशासन, दीवानी का मतलब होता है रेवेन्यू हासिल करना, ठीक। तो प्रशासन का जो दायित्व होता है वो राजा या कहें वहाँ के नवाब, बंगाल के नवाब के पास होता है, और दीवानी का जो राइट होता है वो कंपनी के हाथों में आ जाता है, अंग्रेजों के हाथों में। क्लियर हो गई बातें। और उत्तरदायित्व जो था वो राजा के हाथों में था, प्रशासन की जिम्मेदारी राजा के हाथों में थी, लेकिन पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नियंत्रण किसका था, कंपनी का था, ठीक है। मतलब गलतियां जितनी होती थी वो नवाब के पास भेज दी जाती थी और अच्छाइयाँ जितनी होती थी वो क्रेडिट कंपनी ले लेती थी। यही चीज़ आजकल आप देखना, वर्तमान भारत की पॉलिटिक्स देखो, आप लोग पॉलिटिक्स देखते हो लेकिन आप क्या करने लगते हो, हिंदू मुसलमान, बीजेपी कांग्रेस। मैं ये नहीं करता हूँ, मेरा उद्देश्य उस पॉलिटिक्स को अपनी हिस्ट्री से लिंक करना। जैसे आप देखना कभी चुनाव में कि हरियाणा के जब चुनाव हो रहे थे तो हरियाणा के चुनाव में जो पैम्पलेट बने थे, जो होर्डिंग लगाई गई थी, तो उसमें जेपी नड्डा साहब की होर्डिंग लगी थी। क्यों? क्योंकि बीजेपी को लग रहा था मोदी जी इस बार हार जाएंगे, ठीक है, हरियाणा। तो नड्डा की फ़ोटो लगाई जा रही थी और जब जीत गए तो मोदी जी की फ़ोटो लग गई। समझ गए? जब एग्जिट पोल आ रहा था तब नड्डा जी को दिखाया जा रहा था, नड्डा जी राहुल गांधी, नड्डा जी राहुल गांधी, और जब जीत गए तो मोदी जी। वही चीज़ हर जगह होती है, तो यही यहाँ पर भी ड्रामा चल रहा था। क्लियर? तो एक द्वैध शासन ये था। दूसरा द्वैध शासन आता है कंपनी के अंतर्गत, ईस्ट इंडिया कंपनी में। कैसा आता है? वहाँ पे व्यापारिक कार्य अलग कर दिए जाते हैं, प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए जाते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, जिसको आप 1858 के अधिनियम में देखेंगे, समाप्त कर दिया जाता है और भारत सचिव की नियुक्ति की जाती है, ठीक। तीसरा जो द्वैध शासन आता है वो आपको 1919 के अधिनियम में मिलेगा, जिसमें विषयों को अलग किया जाता है, हस्तांतरित और आरक्षित। तो तीनों पढ़ लिए? हाँ सर, तीनों पढ़ लिए। अब यहाँ पे आओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण। तो क्या ये बात सच है
कि बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण हो गया था? तो जी हाँ सर, ये बात सही है। तो पहला हमारा सही हो गया, तो ये कट हो गया और ये कट हो गया। अब 2 और 3 में कोई चेक कर लें, पता चल जाएगा। कह रहा है पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था, बिल्कुल भी नहीं। पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर किसका नियंत्रण था? कंपनी का। तो ये लाइन यहाँ पे आनी चाहिए थी, तो ये गलत हो गया। प्रशासन का दायित्व कंपनी और उसके पदाधिकारियों पर था, नहीं, प्रशासन का दायित्व नवाब और उसके पदाधिकारियों पर था। मतलब जहाँ नवाब है वहाँ कंपनी होना चाहिए, जहाँ कंपनी यहाँ नवाब होना चाहिए। ठीक है, तो ये लाइनें दोनों गलत हैं, मतलब इंटरचेंज लिखी हुई हैं। क्लियर हो गई बातें? अब सपोज करो, मान लो यही प्रश्न, ठीक है, यही प्रश्न में आपको युग्म दे देता, तो आप कैसे करते? तो सिंपल सा था, यहाँ पे एक युग्म होता, यहाँ 2 होता, यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे नन ऑफ द एबो होता। ठीक, तो आपको दिया बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण, तो आप ये सही कर देते, ये जहाँ सही होता ये अपने आप कट जाता। फिर आता है पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण, आप कहते हैं नवाब का नहीं सर, कंपनी का नियंत्रण था। ठीक है, तो ये तीसरा अपने आप कट जाता। ठीक है, प्रशासन का दायित्व तो कंपनी और उसके अधिकारियों पर, नहीं सर, ये नवाब के हाथ में था, तो ये भी कट जाता। केवल आपका एक युग्म सही के रूप में बचता। तो कुछ इस तरीके से आपको इस प्रश्न का उत्तर करना था। ये यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ लीजिए। ठीक है, इस शब्द को लिख लेना, प्रशासन नहीं लिखा मिलेगा आगे चल के, आपको निजामत मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा ट्रांसलेशन में चेंज हो गया है, नहीं तो इंग्लिश हिंदी में जब आप यूपीएससी का प्रश्न पढ़ेंगे तो वहाँ पे निजामत का अधिकार मिलेगा। तो निजामत का मतलब ही प्रशासन होता है। और एक और बात होता है, हजामत एक अलग शब्द होता है। ठीक है, हजामत एक अलग शब्द होता है, निजामत है ये, तो हजामत और निजामत में एक ही ना समझना। अंतिम प्रश्न आज का, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये भी कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है मॉडर्न इंडिया की क्लास में। क्या कह रहा है? बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी की लागत पूंजी के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपको मैंने बताया था कि लागत पूंजी होती क्या है, जब आपने मॉडर्न इंडिया के हमसे फाउंडेशन क्लास कवर की थी तो वहाँ बताया था और डिटेल में बताया था कि पहले क्या होता था कि कंपनी एक व्यापारी के रूप में भारत में आई थी, वहाँ से पैसा लाती थी, यहाँ से माल ले जाती थी, जो प्रॉफिट होता था उसी से अपना गुजर बसर करती थी। लेकिन जब कंपनी ने 1757 की प्लासी को जीता और 1764 के बक्सर को जीता, तो 1764 के बाद कंपनी ब्रिटेन से पैसा लाना बंद कर दी। क्यों? क्योंकि 1764 में उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई, मतलब उसको रेवेन्यू मिलने लगा। रेवेन्यू मीन्स उसको पैसा मिलने लगा, तो वो क्या करने लगी, इसी पैसे से भारत से माल खरीदती थी और भारत से माल खरीद के ब्रिटेन बेचती थी और प्रॉफिट कमाती थी। मतलब अब ब्रिटेन से पैसा आना बंद हो गया था और भारत से पैसा जाना शुरू हो गया था। और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर दादा भाई नौरोजी ने, महादेव गोविंद रानाडे जी ने, आरपी दत्त ने, आरसी दत्त ने, इन सब ने कहा था क्या, कि भारत का धन अब टेम्स में निचोड़ा जाने लगा। मतलब 1764 का ही वो दौर था जब भारत के पैसे को भारत से भेजा जाने लगा था, कहाँ? बाहर, ब्रिटेन में। इसी को कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ठीक है, धन का निष्क्रमण। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता हो। अब यही बातें यहाँ पे हैं कि कंपनी द्वारा सैन्य आधुनिकीकरण में खर्च किया गया धन, तो ये नहीं था। ठीक है, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार से अर्जित धन, ये भी नहीं था। बंगाल से प्राप्त राजस्व से, अब राजस्व की जगह यहाँ पे दीवानी भी लिखा मिलेगा। राजस्व से भारतीय माल खरीदना और इसे विदेशों में बेचना। बंगाल में कृषि के विकास में कहाँ ये लोग पैसा लगाए थे, इसी में तो इन्होंने नहीं खर्च किया। और एक बात बताएं, जो लोग, जो हिंदूवादी संगठन, ठीक है, या जो हिंदुत्ववादी मतलब पुरोधा, ठीक है, कट्टर हिंदूवादी, जो लोग ये कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि मुगलों से अच्छा अंग्रेज़ों का शासन था, तो या तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं पढ़ा है, ठीक है, और या उन्होंने मुगलों को नहीं पढ़ा ढंग से। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यू में, आपको मुगल प्रिय हैं कि अंग्रेज प्रिय हैं, तो आप मुगलों को कहना कि वो सर हमको प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि देखो वैसे प्रिय तो दोनों नहीं है, फिर से मैं कह दूं प्रिय तो दोनों नहीं है, लेकिन मैंने आपको बहुत पहले एक लाइन सिखाई थी कि ज़िंदगी में अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता है, या तो हमें बुरा चुनना होता है या तो कम बुरा चुनना होता है। ठीक है, तो बुरे अंग्रेज थे लेकिन कम बुरे मुगल थे। क्यों? क्योंकि मुगलों की एक खास बात थी कि वो आए भले मिडिल ईस्ट एशिया से थे, मध्य एशिया से,
ठीक है। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम वापस यहाँ से सब कुछ लूट के मिडिल ईस्ट एशिया में रखाएं। उन्होंने ये नहीं सोचा। वो भारत में आकर, भारत के होकर भारत में बनकर रह गए। उनकी कब्रें, उनकी विरासत भारत में ही दफन है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने जितना पैसा खर्च किया वो भारत में किया। उन्होंने लाल किला बनाया भारत में, ताजमहल बनाया भारत में, सब कुछ भारत के लिए किया। लेकिन अंग्रेजों ने भारत से पैसे को निचोड़ कर ले जाकर ऑक्सफोर्ड बनाया, भारत से पैसे को ले जाकर अपने यहाँ रेलवे का निर्माण किया, अपने यहाँ इंडस्ट्री लगाई और भारत के लोगों को मिट्टी में मिला दिया। मुगल जो थे वो भारत के किसानों का ख्याल रखते थे, उसी के अनुरूप अपनी पॉलिसीज़ बनाते थे, लेकिन अंग्रेज़ों का उद्देश्य केवल और केवल निचोड़ना था। मुगलों के अगर कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ों को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वो बेस्ट थे अंग्रेज़ों की तुलना में। अंग्रेज़ सबसे ज़्यादा वर्स्ट थे। अंग्रेज़ों के समय में हमारे यहाँ लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा लोग सिर्फ अकाल से मरे थे। अंग्रेज़ों के समय ही हमारे यहाँ ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ आई हैं कि जिन पे आप मतलब धिक्कार लगेगा आपको कि यार ये भी गरीबी होती थी। मतलब अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा हमारे देश की देवियों के साथ में मतलब दुराचार, बलात्कार किया है सबसे ज़्यादा। मुगलों में तो क्या था कि एक परंपरा थी उनकी, ठीक है, उनके यहाँ हरम नाम की एक व्यवस्था थी, ठीक है, दास की एक व्यवस्था थी। वहाँ जबरन नहीं होता था जितना जबरन यहाँ पर होता था। क्लियर हो गई बातें? तो ये ध्यान रखना हमेशा। कभी कभी क्या होते हैं ना, हम लोग अंधे हो जाते हैं, दूसरे की बुराई करते करते हम उस इंसान को भी अच्छा बोलने लगते हैं जो बुरा था, ठीक है। तो मुगल अच्छे थे, और मुगल में एक कैरेक्टर को अगर छोड़ दो मेरे हिसाब से, है ना, वही एक कैरेक्टर है जिसको लेकर सबसे ज़्यादा लोग कट्टर हो जाते हैं, औरंगजेब, है ना। नहीं तो बाकी जितने भी उसमें रहे, चाहे बाबर रहा हो, अकबर रहा हो, हुमायूं रहा हो, ठीक है, उनका ठीक रहा है लेवल। अगर ठीक ना होता तो हुमायूं को राखी ना भेजती कर्णावती, है ना। तो ये सोचने वाली बातें, वो तो दुर्भाग्य था कि हुमायूं पहुंच नहीं पाया, और अगर पहुंच जाता तो शायद भारत में ही नहीं दुनिया की पहली ऐसी मतलब भाई और बहन का मिलन होता जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। तो आज की क्लास आपको समझ में आई, लागत पूंजी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, क्लियर। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, ये चीज़ें आप बेसिक रूप में यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। बाकी आपको ये भी पता हो, छोटी सी जानकारी आपको दे दें कि श्री IAS एकेडमी ने 21 अक्टूबर से अपनी क्विज की क्लासेस शुरू की हैं, जो कि ऐप और यूट्यूब चैनल दोनों पे अवेलेबल हैं। आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, डेली क्विज सीरीज के सेक्शन में जाके चीज़ें देख सकते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को हम इंडियन पॉलिटी और मॉडर्न इंडिया के क्विज प्रोवाइड कराते हैं। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को हम एंशिएंट और मेडवेल के क्विज प्रोवाइड कराते हैं। ये सारे क्विज वीक में आपको 6 पार्ट में मिलते हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल पे आपको लगभग 25 क्लासेस के अकॉर्डिंग मिलती हैं, ठीक है। तो बाकी आपकी जैसी समझ हो, इनरोल होना तो इनरोल होइए, ना होना तो आपकी इच्छा, ठीक है। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।